तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मैंने बोला था कि जैसे ही हमारा वॉल्यूम 2 एडिटोरियल खत्म हो जाएगा तो वॉल्यूम 1 जो हमारा जनवरी फरवरी में जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिस सेट लगाए हुए। तो मैंने बोला था कि उसका रिवीजन में स्टार्ट करेंगे। आप सबने बोला था यस सर, डेफिनेटली जरूर से स्टार्ट करें। तो अब जो है वॉल्यूम 2 एडिटोरियल खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 3 द प्लेटफॉर्म खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 1 से स्टार्ट होने जा रहा है एडिटोरियल। वॉल्यूम 1 का हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सभी को पसंद आया। कमेंट करके जरूर बताएं और अपने कट ऑफ मार्क्स को भी जरूर जरूर हमारे साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी को स्वागत करता हूँ। ये आज के प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस हमारे दोनों प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो कट ऑफ मार्क्स होगा, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो होगा 65। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ मार्क को जरूर जरूर टच करेंगे, इवन इससे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का हम फटाफट से ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं उठाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर यानी वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स को भारत में कब लागू किया गया था? तो देखिए, ये जो भारत में लागू किया गया था ना वैट को, ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 से, राइट। चलिए दो देखते हैं। दो में क्या बोला जा रहा है, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है ना, देखिए कितने दिनों के अंदर, तो 15 दिनों के अंदर कोई काम की अर्जी डालता है तो 15 दिनों के अंदर अंदर उसको काम देना अनिवार्य होगा, ठीक है। याद रखें, मनरेगा की शुरुआत जो हुई थी वो 2006 में की गई थी। पहले इसका नाम नरेगा था। क्या था? नरेगा। 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा किया गया। इस योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। वर्ष 2020 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य यूपी बना था, ठीक है, उत्तर प्रदेश। याद रखें। चलिए थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो ये जो दिया था, देखिए, विलियम गॉड ने दिया था, ठीक है। हरित क्रांति शब्द जो है इसका सबसे पहला प्रयोग विलियम गॉड ने किया था और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये दोनों ही आते हैं, याद रखें। 5 हम देखेंगे। 5 में क्या बोला जा रहा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में, ठीक है। और इसकी स्थापना जो अगर बात की जाए तो 2 अप्रैल, ठीक है, 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। 6 देखते हैं। 6 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है? तो यह है गोवा में। याद रखें आप लोग इसको, ठीक है। 7 देखते हैं। निम्न में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक है? तो देखिए, इसमें जो अजैविक घटक जो है ये जल है और वायु है। याद रखें, जल, वायु और मृदा अजैविक घटक है तथा मनुष्य जीवाणु क्लोरेला आदि जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। याद रखें। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो थोड़ा सा मेरे को माफ करें अगर बीच में थोड़ी खांसी वासी की साउंड आ जाए तो। चलिए, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां यानी रेयर स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं? तो रेयर स्पीसीज के अंतर्गत देखिए कौन कौन आते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपको आ जाएगा शुतुरमुर्ग और हिम चीता, ठीक है। ये दोनों जो है शुतुरमुर्ग और हिम चीता दुर्लभ जातियों के अंतर्गत ये आते हैं तथा कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संकटापात्र जातियों के अंतर्गत ये लोग, ठीक है, कस्तूरी मृग और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये संकटापात्र जातियों के अंदर ये लोग आते हैं और दुर्लभ के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों। चलिए 9 देखते हैं। 9 में क्या बोला जा रहा है, देखिए 9 में बोला जा रहा है विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व ओजोन दिवस जो है ना हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हर साल विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है तथा विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो ये 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। और इस वर्ष ओजोन दिवस का जो थीम था वो था 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। याद रखें, 2020 का अगर पूछा जाए ओजोन दिवस का थीम क्या था तो 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, याद रखें। 10 देखते हैं। किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई?
तो ये जो की गई देखिए 1972 में की गई थी, ठीक है। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। ओके, याद रखने वाली जो बात यहाँ पे ये है, इसरो की स्थापना कब हुई। देखिए, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का जो स्थापना है ये 72 में ही कर दिया गया था, 1972 में। 1962 में देखिए, इससे 10 साल पहले ही 1962 में जो है ना क्या कर दिया गया था, 1962 में ही जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया था। लेकिन इसरो के स्थापना की बात की जाए तो इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में। याद रखें, याद रखने योग्य बात है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। 11 देखते हैं। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। देखिए, हेक्सॉन नामक शर्करा डीएनए में पाई जाती है। गोलकुर्मी एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है कहाँ, तो गोलकुर्मी एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है क्षुद्रांत में, ठीक है, याद रखें। 13 देखते हैं। 13 में क्या बोल रहा है, टिटनेस का कारण क्या होता है। देखिए, टिटनेस का जो कारण होता है ना वो कोलोस्ट्रीडियम होता है, याद रखें, ठीक है। तो टिटनेस जो है कोलोस्ट्रीडियम टिटैनी द्वारा प्रसारित होता है, फैलता है, यह एक जीवाणु है और इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है, राइट। सॉरी। 14 देखते हैं। 14 में क्या बोला जा रहा है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। देखिए, सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला जो विटामिन की बात की जाए तो विटामिन डी है, हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल है, ठीक है, जिसका निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के जो हम सनलाइट जो हम इनहेल करते हैं, ग्रहण करते हैं, उस सनलाइट से हम इसको अपने अंदर ऑटोमेटिक हमारा बॉडी इसको फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 15। बिना बीज के फलों को विकसित करने का विधि है, क्या है विधि। तो देखिए, इसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है, बिना बीज के फलों को विकसित करने का विधि। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन मुक्त होती है यानी रिलीज जो होती है वो जल से आती है, ठीक है। जो वाटर रहता है मिट्टी में और पौधों में जो मिट्टी से वो सोखते हैं वहाँ से ये ऑक्सीजन संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। पराबैंगनी यानी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है। देखिए, तो इससे जो पादपों की जो रक्षा करता है वो करता है पर्णपीत, ठीक है, जो कि जेंटोफिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं। 18 में क्या बोल रहा है, कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है। देखिए, तो इसमें जो कमी होती है ना, नाइट्रोजन की कमी होती है, वैसे ही जगह पे ये कीट भक्षी पादप जो है जन्म लेते हैं, राइट। 19 देखते हैं। कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो इसका जो करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वोलेक्रमी रिंग वर्म हो जाएगा ये, ठीक है। कवक जो है ये रिंग वर्म द्वारा फैलने वाली बीमारी है। 20 देखते हैं। 20 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, आणविक कक्षा का अभियांश किसके नियंत्रण में होता है। तो आणविक कक्षा का जो अभियांश होता है वो चुंबकीय क्वांटम की संख्या के ऊपर इस पे नियंत्रित होता है। 21 देखते हैं। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन का जो लाभ होता है ना वो होता है अवकरण में, राइट, ठीक है, अवकरण में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। नेक्स्ट देखते हैं 22 में क्या बोल रहा है, देखिए, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है। देखिए, तो उस गुण को है ना आघात वर्णनीयता कहा जाता है, ठीक है, आघात वर्णनीयता, ठीक है। तो धातु को चादर यानी शीट में बदलने के लिए आघात वर्णनीयता जो है इसकी जरूरत होती है। इस प्रोसेस को आघात वर्णनीयता कहा जाता है, जबकि तनाव उत्पन्न करने पर ये जो है तार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे तन्यता कहा जाता है, ठीक है। तो जब तनाव एक्सटेंशन होगा तो इसको तन्यता हम लोग बोलेंगे, ठीक है। 23 देखते हैं। 23 में क्या बोला जा रहा है, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो ढलवा लोहे में जो कार्बन का प्रतिशत होता है, देखिए, वो 3 से 5% तक कार्बन इसमें ढलवा में होता है। पिटवा की अगर हम बात करें तो पिटवा लोहे में जो है ना 0.04 से लेके और 0.08% तक इसमें होता है, ठीक है। और स्टील में 0.5 से लेके 1.5 तक स्टील में होता है, याद रखें, राइट। चलिए, अब हम देखेंगे 24 में क्या बोल रहा है, देखिए, गैस तापमापी, ठीक है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होता है, क्योंकि किस लिए होता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, क्यों होता है भाई। तो यहाँ पे जो है ना करेक्ट इसका आंसर है, देखिए, गैस का
प्रसार गुणांक अधिक होता है इस वजह से, ठीक है। तो गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस का प्रसार द्रव्यों की तुलना में अधिक होता है, ज़्यादा होता है। 25 देखेंगे हम। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समयावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, तो इस पे जो प्रभाव पड़ेगा ना, वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए 26 देखते हैं। 26 में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। 27 देखते हैं। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो सबसे जो उपयुक्त यूनिट है वो है फर्मी। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 28 देखते हैं क्या बोल रहा है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो यौगिक जो बना सकती है वो कौन है? जिनॉन, ठीक है। जिनॉन जो है, जिनॉन का आयन जो है विभव क्रम में होने के कारण, ठीक है, विभव कम इसमें होने के कारण विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके रासायनिक यौगिक बना सकती है। याद रखें। 29 देखते हैं क्या बोल रहा है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पे? तो ये जो निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर ये निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 30 देखते हैं। वायु और क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो ये जो कहते हैं, देखिए, ये अभिवहन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिवहन, राइट। 31 देखते हैं। 31 में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एवं अनुप्रस्थ तरंग क्या होगा यहाँ पे? तो ध्रुवीकरण हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं 32। 32 में क्या बोला? जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहरें होती हैं कौन सी? तो पृष्ठ पे जो उठने वाली जो लहरें होती हैं वो A+B होती हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है क्या? तो किसी भी असंतुलित बल पर किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण का जो रीजन होता है वो होता है बल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। बल के अनुक्रमानुपाती यहाँ पे होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 34 हम देखेंगे। विद्युत चालक की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत चालक की जो यूनिट होती है वो होती है महे, ठीक है। तो पदार्थों द्वारा जो है विद्युत धारा का संचालन करने की क्षमता की माप को विद्युत चालक कहते हैं, याद रखें, और इसका मात्रक महे होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 35 में क्या बोल रहा है? टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा किस टाइप की धारा होती है? ये तो ये विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए 36 देखेंगे। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये जो संवैधानिक अधिकार है ना, ये राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। याद रखें, भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 244, याद रखें, आर्टिकल 244 के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। 37 देखेंगे हम। 37 में क्या बोल रहा है? देखिए, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो देखिए, सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है वो किया जाता है कुल सदस्यों का 1/12, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो जो बाहर है वो न्यायपालिका की शक्ति को केंद्र और राज्यों के विभाजन के परिधि, यानी इस सारे चक्कर से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बिल्कुल ही अलग रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के संबंध में 3 सूची बनाई गई थी, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। चलिए याद रखें, यही 3 वो सूची है। 39 देखते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सबसे पहले किस समिति द्वारा दी गई थी?
तो ये जो दी गई थी ना, देखिए ये LM सिंघवी समिति के द्वारा दी गई थी। ठीक है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने का जो ये है अनुशंसा, ये 1986 में LM सिंघवी समिति द्वारा ये किया गया था। ठीक है, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति को लागू करने का सुझाव दिया था। याद रखें, तो LM सिंघवी समिति जो है पंचायती राज संवैधानिक स्थिति पर प्रदान करने का इन्होंने ही संस्तुति सबसे पहले 1986 में दिया था। 40 क्या बोल रहा है, देखिए सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो सरकारी आयोग जो है ना, केंद्र राज्य संबंध में सुधार से रिलेटेड ये था सरकारी आयोग। अब देखेंगे हम 41 क्या बोल रहा है, देखिए 41 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है वो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 देखते हैं। 42 में क्या बोल रहा है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठक में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उसको जो है ना देखिए प्रश्नोत्तर काल कहा जाता है। ठीक है, याद रखें दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे का प्रश्न किया जाता है। प्रारंभ का शुरू का जो पहला घंटा होता है उसमें प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे ही प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना प्रत्यालोचना का समय मिलता है। वो उस पर कुछ भी बोल सकते हैं, उनके अच्छे काम बुरे काम के बारे में। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। और शून्यकाल भारत का देन है, ये भारत के संसद का ही देन है पूरे दुनिया को, और शून्यकाल हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है, याद रखें। ठीक है, चलिए 43 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। तो ये जो हमारा सही हो जाएगा, देखिए आर्टिकल 16 हो जाएगा, अनुच्छेद 16। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में आर्टिकल 16 में इसका जिक्र किया गया, और इसी में कहा गया है कि सबको एक समान, ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं में एक समान जो है अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 14 में देखिए क्या बोला गया, विधि के समक्ष समता की बात की गई। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना है, इसके बारे में बोला गया। और आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बात कही गई है। 44 देखते हैं, राज्यसभा के विषय में सही क्या है। तो राज्यसभा के जो विषय में सही है ना, देखिए यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल। और ये जो है देखिए 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल ही सही बात है। और जो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी जो है बिल्कुल ही सही बात है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की होती है। ठीक है, इसकी अवधि की बात नहीं हो रही, ये एक स्थायी सदन है, तो इस सदन का कोई जो है ना कोई ड्यूरेशन नहीं है। ड्यूरेशन किसका होता है, जो विघटित हो सके, जैसे कि लोकसभा का एक ड्यूरेशन है 5 ईयर्स का, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। इसकी जो सदस्यों की अवधि होगी वो 6 ईयर्स होगी, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखें। राज्यसभा के गठन का प्रावधान आर्टिकल 80 में ये कहा गया है। ठीक है, और राज्यसभा में सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, याद रखें। लोकसभा में कितनी हुई, कमेंट करके आप जरूर बताएं, मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, 45 देखते हैं, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये जो पारित हुआ था, देखिए ये 1955 में पारित हुआ था। ठीक है, संसद द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में इसको पारित किया गया, और 1976 में इसका संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। कब चेंज हुआ, 1976 में। लागू कब हुआ, 1955 में। ठीक, चलिए 46 देखते हैं, किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मतिवत्या समिति यानी कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी भी है। तो ये जो कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारा देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा, देखिए प्रकलन समिति हो जाएगी। ठीक है, प्रकलन समिति का संबंध सरकार के वित्तीय कार्यों की जांच पड़ताल या समीक्षा करने से संबंधित है। इसे ही आकलन समिति भी कहते हैं, या स्थायी मतव्यय समिति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए समझने वाली बात इसमें क्या है, बहुत बार इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रकलन समिति जो है, प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या, ठीक है, समिति में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। देखिए इस समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं, 1 साल, 1 ईयर्स, याद रखें 1 साल इसका ड्यूरेशन होता है। 47 देखते हैं, पर्वतीय
स्लोपों यानी हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये जो नियंत्रित किया जा सकता है, देखिए समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा। ठीक है, देखिए पर्वतीय ढलानों पर जो मृदा अपरदन के ढाल को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर और समोच्च रेखीय जुताई यानी कॉन्टोर्स प्लॉगिंग करके नियंत्रित किया जा सकता है। सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन समोच्च रेखीय विधि सबसे बढ़िया होता है। इसमें बिल्कुल ही आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। 48 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ये जो बताया है, देखिए कैपलर ने बताया है। ठीक है, कैपलर ने, याद रखें। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 49। हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि हम चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को इसलिए देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। ठीक है, इसलिए हम इसके एक ही देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में देखिए कितना समय लगता है, 27 दिन 8 घंटा ये समय लेता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी ये करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग हमें को दिखाई देता है। 50 देखते हैं हम। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 51 देखते हैं। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? तो वो दर्शाती हैं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को। ठीक है, तो कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रों को दर्शाती हैं। 52 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन अनिवार्यकरण ऊर्जा यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है? तो ये जो है, देखिए प्राकृतिक गैस। ठीक है, जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा ना किया जा सके तथा उसकी उपलब्धता सीमित हो तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा। राइट। 53 देखते हैं। क्या बोल रहा है 53 बोल रहा है, चलिए अब आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए 53 बोल रहा है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए सूची जो सुमिलित करना, देखिए यहाँ गुरुम हिसानी जो है यह क्या है? ये लौह अयस्क है। ठीक है, उसका देखिए तलचेर जो है ये क्या है? ये एक कोयला है। ठीक है, उसके बाद जादूगोड़ा जो है ये क्या है? जादूगोड़ा एक यूरेनियम है। उसका जावर जो है ये एक सीसा है। हमारा करेक्ट जो कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर दूं। ओके, अब 54 देखते हैं। क्या बोल रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो ये जो है ना, देखिए ये है उत्तरी अंडमान में। ठीक है, 55 देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को जो है ना, देखिए सतलज और व्यास नदियों से इसको पानी मिलता है। याद रखें इंदिरा गांधी नहर को। ठीक है, चलिए अब बात कर ले, इससे रिलेटेड कुछ और भी छोटी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, याद रखें, और यह पंजाब के व्यास तथा सतलज नदी के संगम पर बनी हरिके बैराज से निकाली गई है। ठीक है, और इसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य लाभान्वित होते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी बांध से। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है 56। क्या बोल रहा है? देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है ना, वो देखिए मेघालय है। मेघालय का जो वृद्धि दर रहा है वो 27.9% रहा है, याद रखें। उसके बाद आता है नंबर बिहार का। बिहार का कितना रहा है? तो 25.4% बिहार का रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये कितना रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश रहा है 26%। ठीक है, और अगर बात करें मिजोरम की तो मिजोरम रहा है हमारा 23.5%, याद रखें। राइट, चलिए 57 देखते हैं। 57 में क्या बोला जा रहा है? प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो प्रतिपादन किया है वो देखिए निम्बकाचार्य ने इसका प्रतिपादन किया है, याद रखें। ठीक है, 58 देखते हैं। 58 में क्या बोल रहा है? वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करने आरंभ किया? तो वो जो पहला शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भूमि नापकर लगान वसूलना शुरू किया। इसके समय में लगान जो है, जिसको खराज बोला जाता था, वो पैदावार का 1/2 भाग यानी कि आप बोल सकते हैं 50%। ठीक है, पैदावार का 50% लेता था वो लगान को गल्ले के रूप में भी लेता था। ठीक है, चलिए 59 देखते हैं। सतलज
देखिए सतलज युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो सतलज युग का जो अकबर है ना वो कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। सॉरी, सल्तनत युग है, मैंने सतलज युग पढ़ा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सल्तनत युग, राइट, सल्तनत युग का अकबर किसको कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है, यह 1351 में दिल्ली के सल्तनत का सुल्तान बना और यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, याद रखें। ठीक है, चलिए 60 देखते हैं। 60 क्या? विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को जो कहा जाता था, क्या कहा जाता था? वो शेट्टी कहा जाता था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने इसका स्थापना किया था और इस साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को शेट्टी कहा जाता था। ठीक है, चलिए 61 देखते हैं। 61 क्या बोला जा रहा है? देखिए, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था वो दिसंबर 1911 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था दिसंबर 1911 में। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फिफ्थ तथा महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर ये जो है इसका दरबार का जो आयोजन किया गया था उनके वेलकम के लिए। ठीक है, 62 देखते हैं। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है वो नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के पारित किया गया था। 1920 में नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, और 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया था। क्यों स्थगित किया गया था? मैंने बहुत बार आपको बताया है। अगर आपने मेरे रेगुलर आप मेरी वीडियोस देखते हैं आपको पता होगा, मैंने बहुत बारी बताया है। कमेंट करके आप रीजन जरूर बताएं कि असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया, क्यों किया गया, क्यों किया गया, क्यों किया गया, क्यों किया गया, कमेंट करें। ठीक है, चलिए 63 देखते हैं क्या बोल रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 17 अक्टूबर 1940 से। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में इसका शुरुआत किया गया था। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया था। ठीक है, सत्याग्रही के रूप में। 64 देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है, याद रखें, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को 1854 में इंडिया में लागू किया गया था। 65 हम देखेंगे। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की? गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका है वो गुजराती भाषा में प्रकाशित की थी। ठीक है, बहुत बारी आपने इस बारे में इस रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा होगा। नेक्स्ट 66, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन है यहाँ पे ये बताना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो हंटर कमीशन 1862, यही है बस एक सही सुमेलित है। ठीक है, बाकी ली कमीशन ये कब आया था? 22 में नहीं भैया, 23 में आया था। ठीक है, उसके बाद आया था स्ट्रेची कमीशन, ये 78 से 80 की बात हो रही है। ठीक है, ये 88 नहीं है यहाँ, ये भी रॉन्ग है। और रेल कमीशन ये 3 में नहीं 2 में आया था भैया, 2 में, याद रखें। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, 67 देखते हैं क्या बोल रहा है। 67 में देखिए, करम शाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो जो टीपू शाह ने और करम शाह तथा टीपू मीर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो उसने किया था पागलपंथी विद्रोह का। ठीक है, करम शाह तथा टीपू मीर ने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था और यह विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1813 से कब 31 इसके बीच में हुई थी। ठीक है, तथा इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? अगर बात किया जाए तो बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था। ठीक है, 68 देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया? बंगाल में द्वैत शासन भैया लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल में 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को लागू कर दिया था। द्वैत शासन का अंत वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर भी था, याद रखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर। ठीक, 69, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो जापान ने पर्ल हार्बर पे ना देखिए 1941 में किया था। ठीक है, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर आक्रमण करके 2 परमाणु बम गिराए थे। दोनों परमाणु बम का नाम का है, बहुत ही फेमस है, बहुत बार आपने सुना होगा। कमेंट करके आपको बताना है दोनों परमाणु बम का नाम क्या है। ठीक है, चलिए
इससे रिलेटेड आप डिटेल ढूंढे, आपको ही मजा आएगा, राइट। चलिए 70 देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बुकर पुरस्कार जो प्रदान किया गया वो डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया, ठीक है। डगलस स्टुअर्ट जो है, इनको उपन्यास सुग्गी बेन के लिए ये बुकर पुरस्कार दिया गया। डगलस स्टुअर्ट जो है स्कॉटिश अमेरिकन फैशन डिजाइनर भी हैं। 71 देखते हैं, क्या है भाई 71, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई? तो जो शुरुआत की गई वो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई, याद रखें, राइट। 72 देखते हैं, क्या बोल रहा है 72। उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? ठीक है, तो उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय जो संस्करण, इंटरनेशनल जो वर्जन है वो लॉन्च किया रविशंकर प्रसाद ने, कानून एवं सूचना आयोग मंत्रालय की ओर से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्करण रविशंकर प्रसाद, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो है उमंग ऐप का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्करण रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र एनआरआई और भारतीय पर्यटकों को विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ देना, ये इसका मेन फोकस था, रीजन था, ठीक है। रविशंकर प्रसाद ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। 73 देखते हैं, क्या है, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विख्यात या संबंधित थे? तो वो जो संबंधित थे, देखिए वो थे पर्वतारोही, वो थे, ठीक है। 74 देखते हैं, क्या बोल रहा है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल्लन नगर में किस नाम से आतंकवादी विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो ये जो आयोजन किया था वो सुरक्षा कवच के नाम से आयोजन ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानूका योजना की शुरुआत की है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों के लिए स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानूका नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। 76 देखते हैं, क्या बोल रहा है 76, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप, ठीक है, नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? तो ये जो किया है, ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने, ठीक है, कोविड-19 के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट। 77 देखते हैं, क्या बोल रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला या जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है गोरखपुर के, याद रखें, ठीक है। तो प्रसिद्ध गोरखपुर का टेराकोटा कला जो है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। देखते हैं 79, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुआ है वो हुआ है कर्नाटका में, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी एफएसआई के रिपोर्ट के द्वारा वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 में 16वां रिपोर्ट जो ये जारी हुआ है, उसके हिसाब से वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य जो सबसे पहले जो लिस्ट में दिया गया है, लिस्ट वाइज में टॉप से नीचे की ओर में बताऊंगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल, ठीक है। ये मैंने टॉप 3 का बात बताया। ये रिपोर्ट 2 वर्षों के अंतराल पे, 2 वर्षों के गैप पे ये जारी किया जाता है। भारत में पहला वन स्थिति रिपोर्ट जो है 1987 में ये जारी किया गया था, राइट। चलिए 79 देखते हैं, क्या बोल रहा है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एशियाई खेल 2022 का आयोजन जो है ना, हांगझू में होगा, ठीक है। 2022 का आयोजन हांगझू, अब हांगझू कहाँ है? तो ये है चाइना में, ठीक, याद रखें। 80 देखते हैं, 80 क्या बोल रहा है, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये जो पहला जो राज्य बना ना, ये अरुणाचल प्रदेश बना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कीवी जो फ्रूट होता है, कीवी फल की बात हो रही है, उसके लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कीवी फल को अरुणाचल प्रदेश में अतेरी कहा जाता है, ठीक है, और इसे चीन का चमत्कारी फल तथा हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी कहा जाता है। यह फल रक्त में प्लेटलेट्स की कमी को बहुत अच्छे से पूरा करता है। दैट मीन्स अगर डेंगू किसी को होता है ना, डॉक्टर उसको कीवी ही खाने के लिए बोलता है, ठीक है। 81 देखते हैं, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली टेरन का उद्घाटन किया गया? जो ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। 82 देखते हैं, 82 में क्या बोल रहा है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो ये जो है ना, देखिए अंबाला में, ठीक है, अंबाला में सम्मिलित किया गया। भारत द्वारा फ्रांस से डील किए गए 36 राफेल विमानों में से 5 राफेल भारत के अंबाला यानी हरियाणा एयरफोर्स कैंप में पहुंच गए, और राफेल विमान फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी द्वारा बनाया जाता है, याद रखें। बहुत बार ये पूछा भी गया है कि राफेल विमान किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, किस देश से लिया गया? तो फ्रांस लिया गया और डसॉल्ट कंपनी इसको बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में चर्चा में रहा सतलुज बांध भारत सरकार द्वारा किस देश के निर्माण
करने की घोषणा की। भारत सरकार द्वारा किस देश में इसका निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो निर्माण है वो अफगानिस्तान में भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो अफगानिस्तान में मैदानी नदी पर सहतूत बांध का निर्माण करने की घोषणा भारत सरकार द्वारा किया गया है। भारत से स्थलीय सीमा साझा करने वाला सभी देश में अफगानिस्तान सबसे छोटा देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। 84 देखते हैं, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, वो जो किया गया है वो सिक्किम में किया गया है। 85 देखते हैं, 85 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह था वो है गधा। याद रखें, हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो गधा था, और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार ही ये रहे हैं, उम्मीदवार ही ये थे। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी तो अभी नवनिर्वाचित ये चुने जा चुके हैं, जो बाइडन वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, अब वो बनेंगे। तो बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो दिमाग में बिल्कुल रखें इनका ये किस पार्टी से थे, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, इनका डेमोक्रेटिक पार्टी का चिन्ह क्या था? तो वो गधा था। ठीक है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। ठीक है, और डेमोक्रेटिक पार्टी के विजय उम्मीदवार भारतीय अफ्रीकी मूल के कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए विजय घोषित किया गया है। ठीक है, 86 देखते हैं, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 87 देखते हैं, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है सुनीत शर्मा। याद रखें, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जनवरी 2021 में सुनीत शर्मा को बनाया गया है। इन्होंने वीके यादव का स्थान लिया है। 88 देखते हैं, डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? डेनिस सिमगल, तो डेनिस सिमगल जो है ना ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यूक्रेन एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी कीव है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 89, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो भारत का पोजीशन है वो है 43वां। ठीक है, और इस सूचकांक में प्रथम स्थान सिंगापुर का रहा है। यह रिपोर्ट IMD द्वारा जारी किया जाता है, याद रखें। 90 देखते हैं, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाय बाय कोरोना पुस्तक को लिखा है प्रदीप श्रीवास्तव ने, याद रखें। ठीक है, 91 देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो ये मनाया जाता है 3 मई को हर साल। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को हर साल मनाया जाता है, और इसका थीम 2020 में क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, 92 देखते हैं सॉरी 17वीं बिहार विधानसभा प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? तो 17वीं बिहार विधानसभा प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त हुए हैं वो जीतन राम मांझी हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 93, क्या है? स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने जो समझौता किया है वो किया है कंबोडिया के साथ। ठीक है, याद रखें, कंबोडिया के साथ भारत का ये समझौता हुआ है। सॉरी 94 देखते हैं, क्या बोल रहा है? वजुभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है? वजुभाई वाला, तो वजुभाई वाला जो है ना कर्नाटका के करेंट टाइम में गवर्नर है। याद रखिए, वजुभाई वाला कर्नाटका के करेंट टाइम में गवर्नर है, यानी राज्यपाल है, और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है, और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो BS येदुरप्पा है। 95 देखेंगे, क्या बोल रहा है? नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल के पुरुष या महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की? तो ये जो है ना देखिए सबरीना सिंह। ठीक है, सबरीना सिंह को इन्होंने घोषित किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय मूल की महिला सबरीना सिंह को व्हाइट हाउस में अपना प्रेस सचिव बनाया है, याद रखिए। 96 देखते हैं, यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन में फटाफट से आंसर बता दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले और खुद से जरूर सॉल्व करें। 4000 रुपये के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा 10 रुपया। ठीक है, 97 देखते हैं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8.5 यानी 8/5 गुना बोल रहे हैं आप, तो उस पर लाभ का परसेंट कितना होगा? ठीक है, 8/5 है। ओके, तो इसका जो लाभ का जो परसेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 60%। नेक्स्ट हम देखेंगे 98 में क्या बोल रहा है? एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन जो है 2 कम हो जाता है। ठीक है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या रहेगा? तो 19वीं पारी के बाद जो इसका औसत रन रहेगा वो रहेगा 114। ठीक है, 99 अब हम देखेंगे क्या बोल रहा है। 99 देख लेते हैं, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा?
तो इसको जो है ना देखिए 120 रुपया मिलेगा, याद रखें, ठीक है। 100 देखते हैं, 100 में क्या बोल रहा है, 100 में बोल रहा है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो मूल क्रमशः a तथा b को b हो तो a प्लस बी बटा a टू b का मान निम्नलिखित में क्या होगा। तो यहाँ जो इसका जो मान हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा -b बट्टा c, ठीक है। तो ये मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराया, ये था हमारा इडुटीरिया का सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ इसका जो कट ऑफ मार्क था 65, इसको आपने ज़रूर से ज़रूर पार कर लिया है। ये आपको सेट कैसा लगा, ये सेट नंबर 3 ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने स्कोर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रीवियस अगर आपने सेट वीडियोज़ नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, आप वहाँ जाके जरूर देखें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।